हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। इसे हार और जीत के चक्रव्यूह में सारा जहां संघर्ष कर रहा है, ये जानते हुए कि इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। अगर कुछ शाश्वत है तो वो है हमारी और आपकी सोच, जो बनाती है महकते हुए विचारों का वो गुलदस्ता जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी सभ्यताओं को आकार दिया, उसे गढ़ा है। ये विचार ही है जो कड़ी दर कड़ी एक दूसरे को जोड़ता है और निर्माण करता है एक मजबूत समभाव समाज का, जिसमें बसता है ये खूबसूरत सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। सारा जहां के इस अंक में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री का रास्ता साफ। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने की इस्तीफे की घोषणा। 7 जून को छोड़ेंगी कंजर्वेटिव नेता का पद। ब्रेक्जिट के लिए सांसदों को तैयार करने में नाकाम रहने पर लिया पद छोड़ने का फैसला। अमेरिका की ईरान को सख्त चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अगर ईरान लड़ाई करता है तो आधिकारिक तौर पर उसका अंत हो जाएगा। अमेरिका का सऊदी अरब को अरबों डॉलर के हथियार बेचने का फैसला। और दक्षिण अफ्रीका के सांसदों ने सिरिल रामाफोसा को दोबारा राष्ट्रपति चुना। चुनाव के बाद संसद की पहली बैठक में फैसला। रामाफोसा ने किया सभी नागरिकों के लिए नौकरियां पैदा करने और काम करने का वादा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने अचानक शुक्रवार को पद छोड़ने की घोषणा कर दी। वो 7 जून को कंजर्वेटिव पार्टी की नेता के पद से इस्तीफा दे देंगी। हालांकि उत्तराधिकारी चुने जाने तक प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। इस्तीफे का ऐलान करते हुए थेरेसा मे ने कहा कि उन्होंने ब्रेक्जिट समझौते के समर्थन के लिए सांसदों को मनाने के लिए सब कुछ किया जो वो कर सकती थीं, लेकिन दुख की बात है कि 3 बार कोशिश के बावजूद उन्हें मनाने में नाकाम रहीं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अचानक शुक्रवार को इस्तीफे की घोषणा कर दी। उन्होंने देश हित में 7 जून को कंजर्वेटिव नेता का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटेन में एक नया प्रधानमंत्री चुनने का रास्ता साफ हो गया। टेरेसा मे यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को अलग करने की एक संशोधित रणनीति के साथ अपने मंत्रियों को सहमत करने में नाकाम रहीं। इसी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। नम आंखों से टेरेसा मे ने कहा कि वो 7 जून को कंजर्वेटिव पार्टी की नेता पद से इस्तीफा दे देंगी। इसके बाद 10 जून से शुरू होने वाले हफ्ते में एक नए प्रधानमंत्री के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। हालांकि नया नेता चुने जाने तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। मैं आज घोषणा कर रही हूं कि मैं 7 जून को कंजर्वेटिव और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे दूंगी, ताकि एक उत्तराधिकारी चुना जा सके। मैं पार्टी अध्यक्ष और 1922 समिति के अध्यक्ष के साथ सहमत हूं कि अगले सप्ताह में एक नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। मैंने महामहिम महारानी को अपने इरादों से पूरी तरह अवगत करा रखा है और जब तक इस प्रक्रिया का समापन नहीं हो जाता, मैं उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करती रहूंगी। इस मौके पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने स्वीकार किया कि ब्रेक्जिट को अंजाम नहीं देने के लिए उन्हें हमेशा अफसोस रहेगा। उन्होंने कहा कि वे ब्रिटिश सांसदों को इसके लिए तैयार नहीं कर पाईं। सभी भविष्यवाणियों के खिलाफ ब्रिटिश लोगों ने यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए मतदान किया। लोकतंत्र में अगर आप लोगों को एक विकल्प देते हैं तो आपका कर्तव्य है कि वे जो तय करते हैं उसे लागू करें। मैंने ऐसा करने की पूरी कोशिश की है। मैंने हमारे बाहर निकलने की शर्तों और हमारे निकटतम पड़ोसियों के साथ एक नए संबंध पर बातचीत की, जो नौकरियों, हमारी सुरक्षा और हमारे संघ की रक्षा करता है।
मैंने सांसदों को उस सौदे को वापस लेने के लिए मनाने के लिए सब कुछ किया है। पिछले साल दिसंबर के अंत में एक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बाद टेरेसा पर इस्तीफा देने का लगातार दबाव पड़ रहा था। टेरेसा मे ने भावुक होकर कहा कि वो दूसरी महिला प्रधानमंत्री थीं, लेकिन आखिरी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना रखते हुए उन्होंने काम नहीं किया। टेरेसा मे ने व्यापार घाटे से निपटने, बेरोजगारी कम करने और मानसिक स्वास्थ्य के लिए धन का आवंटन बढ़ाने सहित अपनी सरकार की कई उपलब्धियों को भी गिनाया। वहीं ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा है कि पार्टी नेता के तौर पर 7 जून को इस्तीफा देने की टेरेसा मे की घोषणा से दुखी है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि इस तरह के कदम की जरूरत क्यों पड़ी। ब्रिटेन को 29 मार्च को 28 सदस्यीय आर्थिक संगठन यूरोपीय संघ को छोड़ना था, लेकिन उस समय सीमा को पूरा नहीं किया जा सका और अब ब्रेक्जिट से बाहर होने की नई समय सीमा 31 अक्टूबर रखी गई है। कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से कहा गया है कि नए नेता और प्रधानमंत्री के तौर पर टेरेसा के उत्तराधिकारी के लिए 20 जुलाई तक पदभार संभालने की उम्मीद है। पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन और कैबिनेट मंत्री रॉडी स्टीवर्ट इस पद की दौड़ में आगे माने जा रहे हैं और पूर्व मंत्री ईस्टर मैकवे पहले ही कह चुके हैं कि वे पार्टी का नेतृत्व करना चाहते हैं। इस बीच यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को कहा कि टेरेसा मे के इस्तीफे से ब्रेक्जिट पर उसके रुख में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जिस पर उसके सदस्यों की ब्रिटेन के साथ सहमति बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक नेताओं ने बधाई दी है। बधाई के साथ ही वैश्विक नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी विश्व नेताओं को धन्यवाद दिया है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के लिए उन्हें बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समेत दुनिया भर के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम चुनाव में शानदार जीत पर बधाई दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत और अमेरिकी साझेदारी के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को बड़ी चुनावी जीत के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी की वापसी से भारत और अमेरिकी साझेदारी के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हमारे महत्वपूर्ण काम जारी रखने का इच्छुक हूँ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आप दोनों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती को मजबूत करेंगे और सर्वांगीण विकास, विशेषकर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया। नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में शी जिनपिंग ने भारत और चीन के संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच विकासपरक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी को आम चुनावों में जीत की बधाई दी और क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मोदी को बधाई देने वाले पहले राष्ट्र प्रमुख थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट में कहा, ये चुनावी नतीजे एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को साबित करते हैं। बाद में फोन कर नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने इजरायल और भारत की दोस्ती को और मजबूत बनाने का भरोसा दिया। Narendra, my friend, congratulations! What an enormous victory! I hope, Narendra, that we can see each other very soon as you form a government and as soon as we form a government. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बधाई देते हुए कहा,
कि अफगानिस्तान की सरकार और जनता को दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, शांति और समृद्धि के लिए दोनों देशों के बीच निकट सहयोग प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ट्वीट कर लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत पर बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीबी रिश्ता बनाकर काम करने की इच्छा जाहिर की। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, लोगों ने आपके नेतृत्व पर दोबारा भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अरबों डॉलर के हथियार बेचने का फैसला किया है। ट्रंप ने यह फैसला कांग्रेस के विरोध को नकारते हुए लिया। अमेरिका ने ईरान से खतरों को देखते हुए खाड़ी में एक विमान वाहक पोत और B-52 बम वर्षक भी तैनात किए। ईरान और अमेरिका के परमाणु संधि से हटने और उसके बाद मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की तैनाती में हुई बढ़ोतरी की वजह से मध्य पूर्व में पहले से ही अस्थिरता छाई हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच बीते कुछ दिनों से तनाव लगातार बढ़ता ही रहा है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सेना और साजो सामान की तैनाती की है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने खाड़ी देशों में अपने सहयोगियों को अरबों डॉलर के हथियार बेचने का फैसला किया है। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब के अलावा संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन को भी हथियार बेच रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अमेरिकी कांग्रेस को सऊदी अरब को हथियार बेचे जाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खाड़ी में ईरान की मिलिट्री एक्टिविटी से मित्र देशों और खाड़ी में तैनात अमेरिकी सैन्य बल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान लड़ाई लड़ता है तो आधिकारिक तौर पर उसका अंत हो जाएगा। हमें इस बात का कोई संकेत नहीं है कुछ हुआ है या कुछ होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये स्पष्ट रूप से उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। इस बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान के साथ तनाव बढ़ने के बीच कहा है कि सऊदी अरब इस इलाके में किसी भी तरह का संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन अगर दूसरी तरफ से हमें युद्ध के लिए उकसाया जाता है तो हम भी उसका पूरा जवाब देंगे। दरअसल कुछ दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरात के तट पर तेल के 4 टैंकरों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया। ईरान समर्थित यमन के बागियों ने सऊदी अरब की तेल की पाइपलाइन पर ड्रोन हमले का दावा किया था। सऊदी अरब ने भी पाइपलाइन पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इन तेल टैंकरों में से एक रास्तनूरा के बंदरगाह से कच्चे तेल के साथ अमेरिका जा रहा था। हम किसी भी तरह के युद्ध की आशंका से बचने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ से हमें युद्ध के लिए उकसाया जाएगा तो हम भी उसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले ही ईरान पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए ईरान अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते से अलग होने की घोषणा की थी। उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगे। ट्रंप ने अप्रैल में ईरान से तेल खरीदने वाले देशों से कहा था कि वे 2 मई के बाद ईरान से तेल लेना बंद कर दें। हालांकि ईरान ने इन सब के बीच कहा है कि वह किसी भी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता और खाड़ी में लड़ाई छेड़ने की उसकी कोई मंशा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे हुआई पर कैसे बढ़ रही हैं अमेरिका और चीन में तल्खियां। देवकी नंदन खत्री हिंदी के महान उपन्यासकार, जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों के बेजोड़ रचनाकार, बिहार के मुजफ्फरपुर में
18 जून 1861 को जन्म। सितंबर 1898 में लहरी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। मासिक पत्रिका सुदर्शन का प्रकाशन। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, शानदार तिलिस्मी उपन्यास। नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, कटोरा भर खून और भूतनाथ कालजयी रचनाएं। 1 अगस्त 1931 को देवकीनंदन खत्री का देहांत हो गया। अमूर्तन एक दर्शक को, एक श्रोता को, पाठक को आमंत्रित करता है कि वो उसमें शामिल हो। जितनी अमूर्त कलाएं हैं वो अपने पाठक की, अपने दर्शक की, श्रोता का, उसका सम्मान बहुत करती है। वो उसके कल्पना पे विश्वास करती है। वो आपको सारी चीज़ें किसी संदेश की तरह प्लेट पे रख के नहीं देती, बल्कि आपसे भागीदारी की उम्मीद करती है। नमस्कार, मैं हूं उदयन वाजपेयी। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिंदुस्तान के लौह पुरुष। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली शख्सियत। गुजरात के नाडियाड में 31 अक्टूबर 1875 को जन्म। इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल से प्रथम श्रेणी में कानून की पढ़ाई। स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल की सजा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी। असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। आजादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। 565 रियासतों का भारत में विलय कराने वाले राजनेता। देश ने दिया लौह पुरुष का सम्मान। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में स्वर्गवास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सारा जहां में। चीन की दूरसंचार उपकरण कंपनी हुआई को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ पहले से ही अमेरिका और चीन ट्रेड वार की आग में झुलस रहे हैं, लेकिन इसी बीच चीन ने हुआई कंपनी को लेकर अमेरिका से नाराजगी जताई है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन की कंपनी हुआई पर बैन लगाने के बाद अब व्यापार वार्ता में भी इस मुद्दे को शामिल करने की बात कही है। ऐसे में ये वार्ता कितनी सफल होगी, इसको लेकर असमंजस बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ व्यापार सौदे को लेकर चल रही बातचीत में हुआवे को शामिल किए जाने की संभावना है। ट्रंप ने अमेरिकी बाजार से हुआवे को प्रतिबंधित करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के कुछ दिन बाद ये संकेत दिए हैं। हुआवे सालाना स्तर पर अमेरिकी बाजार से $11 अरब के उपकरण खरीदती है।
चीन और हुआवे के संबंध में सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने यहां व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका सुरक्षा के दृष्टिकोण से हुआवे को लेकर सजग है और इसकी संभावना है कि व्यापार वार्ता में हुआवे को शामिल किया जाएगा। हुआवे एक ऐसी चीज है जो बहुत खतरनाक है। आप देखेंगे कि उन्होंने एक सैन्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या किया है। ये बहुत खतरनाक है। इसलिए ये संभव है कि हुआवे भी किसी तरह से व्यापार सौदे में शामिल हो। अगर हम कोई सौदा करते हैं तो वो शायद एक व्यापार सौदा का हिस्सा हो। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश सचिव ने भी ये कहकर माहौल को गर्म कर दिया है कि चीन की सरकार के साथ अपने संबंधों को लेकर हुआवे कंपनी के सीईओ झूठ बोल रहे हैं, जबकि इसके चीन की सरकार, सेना और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से रिश्ते हैं। पोम्पियो का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हुआवे से रिश्ता तोड़ लेंगी। अमेरिका के इस रुख के बाद चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के ठंडे पड़ने के आसार कम नजर आ रहे हैं। ये कहना कि वो चीनी सरकार के साथ काम नहीं कर रहे हैं एक गलत बयान है। चीनी कानून के तहत ऐसा करना जरूरी है। तो हुआवे के सीईओ इस पर कम से कम अमेरिकी लोगों को सच्चाई नहीं बता रहे हैं। चीन ने अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पियो के इस बयान की निंदा की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अमेरिका हुआवे को लेकर नकारात्मक प्रचार फैला रहा है और दूसरे देशों को भी भ्रमित कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हुआवे लगातार ये कहता रहा है कि उस पर चीन की सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी का कोई नियंत्रण नहीं है। अमेरिका हुआई को लेकर नकारात्मक प्रचार फैला रहा है और दूसरे देशों को भी भ्रमित कर रहा है। हुआई लगातार ये कहता रहा है कि उस पर चीन की सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी का कोई नियंत्रण नहीं है। दरअसल इन्हीं आशंकाओं को लेकर अमेरिका ने पिछले दिनों चीन की दूर संचार उपकरण कंपनी हुआवी पर अमेरिकी कंपनियों के साथ कारोबार को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। अपनी सुरक्षा चिंताओं की आशंकाओं के मद्देनजर अमेरिका ने पिछले दिनों हुआवे पर अमेरिकी कंपनियों के साथ कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका के इस कदम के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और गहरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चीन के 200 अरब डॉलर के उत्पादों पर आयात शुल्क दोगुना कर व्यापार वार्ता को तोड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण अफ्रीका के सांसदों ने सिरिल रामाफोसा को एक बार फिर से देश का राष्ट्रपति चुन लिया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 2 सप्ताह पहले ही संसदीय चुनाव में जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की। सांसदों की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए रामाफोसा के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को नामित नहीं किया गया था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने सांसदों के चुनाव में 400 में से 230 सीटों पर जीत हासिल की थी। दक्षिण अफ्रीका के आम चुनाव में भले ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बहुमत में कमी आई है, लेकिन उसने सत्ता पर पकड़ बनाई हुई है। दक्षिण अफ्रीका के सांसदों ने सिरिल रामाफोसा को एक बार फिर देश का राष्ट्रपति चुन लिया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 2 सप्ताह पहले ही संसदीय चुनाव में जीत दर्ज कर सत्ता में लौट चुकी है। राष्ट्रपति रामाफोसा ने बहुमत वाले अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को ही नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के हितों के लिए नौकरियां पैदा करने और काम करने का वादा किया। हमारे लोगों ने इस देश के सभी नेताओं को एक बेहतर दक्षिण अफ्रीका बनाने के लिए मजबूत जनादेश दिया है। हम अब एक साथ मिलकर काम करेंगे, चाहे वो काले हो या गोरे, पुरुष हो या महिला, युवा हो या बूढ़े, सब दक्षिण अफ्रीका के निर्माण के लिए काम करेंगे। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुए आम चुनाव में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 में से 230 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में सत्तारूढ़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को चुनाव में 57.51% वोट मिले थे। वहीं विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस 20.76% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स ने 10.79% वोट हासिल किए। 1996 के संविधान के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जिसके तहत मतदाताओं को राष्ट्रपति या प्रांतीय प्रमुखों को नहीं,
बल्कि देश और उसके प्रांतों में विधानसभाओं की अगुवाई के लिए पार्टी को चुनना होता है। इसके बाद पार्टी उन व्यक्तियों का चयन करती है जो नेशनल असेंबली में जाते हैं और वहां वे राज्य के प्रमुख का चुनाव करते हैं। दरअसल सिरिल रामाफोसा एक ट्रेड यूनियन नेता रहे हैं, जिन्होंने रंग भेद की समाप्ति के बाद गोरे व्यापारियों के वर्चस्व को तोड़ने के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो जैकब जुमा से पिछले साल राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद अपना पहला 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। जैकब जुमा पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। रामाफोसा की पहली चुनौती अपने अपने पसंद की नई कैबिनेट का चुनाव करने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इसी के साथ सारा जहां के आज के इस अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।